मैट्रिक्स के जो सिंपल डेफिनेशन क्या है, मैट्रिक्स जो रोज और कॉलम्स का एक एरे है, एक अरेंजमेंट है रोज और कॉलम का। ठीक है, बहुत सारी रोज हो सकती है इसमें और बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। ये वाली जो लाइंस होगी इन्हें हम रोज कहेंगे और ये जो लाइन होगी परपेंडिकुलर इन्हें हम कॉलम कहेंगे। अब ये जो रोज और कॉलम होगी, बहुत सारी रोज हो सकती है, बहुत सारी कॉलम हो सकती है। रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा m क्रॉस n, इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होगा हमारे पास ऑर्डर। मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है? m यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये जो रोज और कॉलम्स है इनमें हम जो रोज और कॉलम होंगे हमारे पास, मान लो हम रो की बात कर रहे हैं तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकते हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम रोज कहेंगे। रोज और कॉलम दोनों में रियल नंबर हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो पहले कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल टाइप हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो बिल्कुल बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे हम। थोड़ा सा जो लेवल का है, जो अलग ही टाइप की मैट्रिक्स है उनके टाइप डिस्कस कर लेते हैं और बाकी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम बेसिक वाला डिस्कस नहीं करेंगे, एकदम बेसिक से डिटर्मिनेंट वगैरह। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स देखो, पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें, a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे और k की वैल्यू है, k को हम कहेंगे यहाँ पे पीरियोडिसिटी या पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। पीरियड ऑफ मैट्रिक्स k होगा यहाँ पे पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम पीरियोडिक मैट्रिक्स कहेंगे। k की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, ये k की वैल्यू। पीरियड कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स का। इन इस टाइप की मैट्रिक्स होगी हमारे पास पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब k की वैल्यू यदि हम 1 पुट करते हैं तो ये जो मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इक्वल टू ए या ए क्यूब इक्वल टू ए, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो पीरियोडिक मैट्रिक्स होगी हमारे पास। लेकिन यहाँ पे जो ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं हम। ये हमारे पास टाइप है पीरियोडिक मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिखा है हमने, जो ए है यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जो ए है वो एक एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर इक्वल टू ए है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स है हमारे पास। इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर इक्वल टू मतलब इसका खुद का स्क्वायर ही उसके इक्वल है। ठीक है, एक मैट्रिक्स है, उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ से हम देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, और ए को हम यदि कॉमन लें तो ये आएगा ए माइनस आई इक्वल टू 0। और यदि हम इसका डिटर्मिनेंट लें, इसका यदि हम डिटर्मिनेंट लें तो ये 0 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है, इसका मतलब जो हमारी ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, यदि ए स्क्वायर इक्वल टू ए है, इसका मतलब जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो सिंगुलर भी हो सकती है। ठीक है, वो भी 0 हो सकता है, या ए क्या हो सकता है हमारे पास, वो आई भी हो सकता है। ठीक है, ए इक्वल टू आई भी हो सकता है हमारे पास, ए इक्वल टू 0 भी हो सकता है। इसका मतलब है ये सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है हमारे पास और नॉन सिंगुलर भी हो सकती है। सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है और हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकती है जो ए है। ठीक है, दोनों केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो सकता है। ठीक है, चाहे सिंगुलर मैट्रिक्स हो चाहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, आइदर इट कैन बी सिंगुलर और इट कैन बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों केस में हमारे पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि वो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो सकता है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हमारे पास है नील पोंटेंट मैट्रिक्स। हम बेसिक वाला डिस्कस नहीं कर रहे, एक बार जो जो तुमने कभी पढ़ा नहीं होगा, जो थोड़ा कम पढ़ा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स ये क्या होगा हमारे पास? नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा ए की पावर पी इक्वल टू 0। बहुत ज़्यादा यूजफुल मैट्रिक्स नहीं है ये,
ए की पावर पी इक्वल टू जीरो, कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम पावर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आता है, या ए स्क्वायर करें। ए मैट्रिक्स जीरो नहीं है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब सारे एलिमेंट उसके जीरो नहीं है, और उसका स्क्वायर करने पे हमें यदि जीरो मिलता है, मतलब उसका खुद से ही मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिलता है, तो उसे हम कहेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स। मान लो एक मैट्रिक्स है, इन जनरल कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 1 -1 0, ये मैट्रिक्स है हमारे पास, यदि इसका खुद से ही हम स्क्वायर करने पर यदि जीरो आता है, इसका नहीं आएगा, क्या इसका जीरो नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई ऐसे एग्जाम्पल लिया, यदि हमारे पास जीरो आता है इन दोनों का स्क्वायर करने पर, तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे हम निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है। और एक टाइप की और मैट्रिक्स है हमारे पास, इसे हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स होगी इसका मतलब है यदि हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करते हैं तो हमें एक यूनिट मैट्रिक्स मिलती है। आई का मतलब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स से है 1 0 0 0 1 0, कोई किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 3x3 2x2, किसी भी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हो सकती है। यदि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। इसका मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इक्वल टू ए इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको हम, मतलब इसका खुद का इनवर्स इसके इक्वल ही है, मतलब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स करें वो उसके इक्वल ही आए, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। उसका इन्वर्स करने पर वो उसके इक्वल ही आए तो उसे हम कहेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये कुछ टाइप है मैट्रिक्स के, बाकी कुछ और भी टाइप होते हैं जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में और जो ऑर्डर रो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, वो तुमने सबने पढ़ा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। बाकी और भी जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उसमें भी हम कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स और पढ़ेंगे। बाकी जो सिंपल मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हो, सिर्फ अपर ट्राइंगुलर जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट हो, वो सब तुम्हें पता है, वो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये कुछ मैट्रिक्स जो तुमने बहुत कम सुनी होगी उसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया। ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। देखो सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या है हम डिस्कस करते हैं, पहले ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से हम क्या समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से हम क्या समझते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज का यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का बात यदि हम करें तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो। ये जो रो है इनको कॉलम बना दो 1 2 3 4, और जो कॉलम है वो अपने आप ही रो बन जाएगी हमारे पास। ठीक है। जो 1 3 कॉलम था वो रो बन चुका है, जो 2 4 कॉलम था वो रो बन चुका है। इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। ट्रांसपोज करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रो को किस में चेंज कर दो, कॉलम में चेंज कर दो, तो जो मैट्रिक्स है वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज को हम टी से ए की पावर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई टी पावर नहीं है, ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया गया। अभी यदि किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज लेके हम दोबारा ट्रांसपोज ले तो हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिलती है। ये ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया और उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स दोबारा मिलती है। दो मैट्रिक्स है हमारे पास ए बी, दोनों का प्रोडक्ट करके हम उनका ट्रांसपोज ले तो हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो मिलती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, याद रखना, ये फर्स्ट है, ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का यदि हम ट्रांसपोज लें तो हमें मिलता है बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि ए बी हमेशा बी ए के इक्वल नहीं होगा मल्टीप्लिकेशन में। जो ए बी है वो बी ए के हमेशा इक्वल नहीं होगा, वो कुछ कंडीशंस होगी। कौन सी कंडीशंस में ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, ए बी इक्वल टू बी ए कौन सी कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करे, जब दोनों मैट्रिक्स आपस में कम्यूट करे, उनका कम्यूटेशन जीरो हो, उनका कम्यूटेशन रिलेशन है जो वो जीरो हो, तब हम कह सकते हैं, जैसे ऑपरेटर हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा है, यदि ये कम्यूटेशन रिलेशन इनका जीरो है तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी है, अदरवाइज ये नहीं होगा, ए बी इक्वल टू बी है, दोनों डिफरेंट क्वांटिटी। बाकी इसको हार्मिशियन मैट्रिक्स जब डिस्कस करेंगे और डिस्कस कर लेंगे इसको। ये हमारे पास है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज़ की ये प्रॉपर्टी याद रखना। ठीक है। जैसे तीन आ जाए हमारे पास ए बी
सी, ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ जाए, इसका ट्रांसपोज लेना हमें, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये होगा हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रांसपोज होगा मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट या कॉन्जुगेट। सिंपल एक बार कॉन्जुगेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कॉन्जुगेट का मतलब है जो भी तुम्हारी इमेजिनरी टर्म है, आयोटा वाली टर्म है, उनको माइनस आयोटा कर दो, उसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर मान लो हमारे पास ये टर्म है 1 माइनस आयोटा आयोटा 0, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब है सभी आयोटा वाले टर्म को माइनस आयोटा कर दो, तो ये आ जाएगा 0, तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, हम दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी हमें। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हम दोबारा कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। और ए बी का हमें कॉन्जुगेट करना है प्रोडक्ट का, तो ये होगा बी कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये याद रखना कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, ये तुमने पढ़ी भी होगी, क्वांटम में भी हम पढ़ते आ रहे हैं इन चीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास इन दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट को, तो इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हम ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं। ठीक है, इसे हम डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं, डैगर से। ठीक है, इसे हम डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैगर। ठीक है, ए डैगर, ए डैगर का मतलब है यहाँ पे पहले हमने इसका ट्रांसपोज लिया फिर उसका कॉन्जुगेट कर दिया, या हमने पहले कॉन्जुगेट लिया फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया, इसे हम कहते हैं ए डैगर, और इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से। ठीक है, ये होगा हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, या हम इसको, ठीक है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज भी किया हमने और कॉन्जुगेट भी लिया। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है जैसे हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 माइनस आयोटा 3, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें ए डैगर करना है। ए डैगर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले तो इसका हमें ट्रांसपोज कर दो 1 2 माइनस आयोटा 3, फिर इसका ऊपर कॉन्जुगेट ले लो 1 2 आयोटा 3, तो ये होगा ए डैगर हमारे पास ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे हम कहेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसका ट्रांसपोज करने पर हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है। कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रांसपोज लेंगे, यदि कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, इस टाइप की मैट्रिक्स है 1 6 माइनस 7 6 3 0 माइनस 7 0 माइनस 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका यदि हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें दोबारा यही मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रियल का मतलब है, रियल का मतलब इसमें जो सभी नंबर्स है, जो भी हम रो में, जो भी कॉलम में जो भी सारे नंबर्स है वो सारे रियल नंबर्स है, कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम कह देते हैं रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होती है वो होती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि इसका ट्रांसपोज लें तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखना है, वो है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एन क्रॉस एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट क्या होंगे, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, ए जे आई इक्वल टू ए आई जे, ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, मतलब जिसका ये एलिमेंट डायगोनल को, ये डायगोनल है, ये वाला एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, ये वाला एलिमेंट इससे मैच कर रहा है, ये कौन सा है, ये A13 है, तो ये A31 के इक्वल है। ठीक है, और ये A12 है और ये A21 के इक्वल है, तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स हमारी जीरो, ये इस जीरो के इक्वल है, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमारे पास। ठीक है, और A11 और A11 तो इक्वल है ही वैसे भी। ठीक है, A22 A33 A33 ये तो इक्वल है ही।
ठीक है। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ, ये याद रखना, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट इन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे। इसका एक फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो याद रखना, n+1/2। इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे जो आपस में इंडिपेंडेंट हो। 3 तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे, वो डिपेंड, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जैसे इसी मैट्रिक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर 3 है, 3 रो है। और ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, उन्हीं मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसिडर कर सकते हैं यदि उनमें aij = aji हो। अदरवाइज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। और इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, n+1/2। यदि हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो कितने होंगे, 3+1/2। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट 6। 3 तो डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे और 3 लोअर ट्राइंगल वाले ले लो या 3 अपर ट्राइंगल वाले एलिमेंट ले लो, तो टोटल 6 एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। यदि 4x4 की मैट्रिक्स है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 4x4 की मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे 10। ठीक है, 10 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे हमारे पास यदि वो 4x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या एसिमेट्रिक भी कह सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल की बात कर रहे हैं, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, किसी मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आए, बाहर एक नेगेटिव साइन आए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AJI = -AIJ। ठीक है, AJI = -AIJ। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यदि हम I = J पुट करें, मतलब हम डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, AII - AII, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, 2AII, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होंगे यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे AII = 0, मतलब डायगोनल एलिमेंट इस मैट्रिक्स के 0 होंगे। द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए रियल स्क्यू मैट्रिक्स और ऑलवेज भी 0। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देता हूँ ये लाइन में, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे इसके ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑफ ए रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, हमेशा 0 के इक्वल होंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे वो होंगे हमारे पास n n-1/2, n × n-1/2। जैसे 3x3 मैट्रिक्स है हमारे पास, 3x3 मैट्रिक्स है ये, 3x3 मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे 3 तो 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएंगे सभी। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट तो ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तो सभी 0 होंगे। तो हमारे पास 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, या 3 अपर ट्राइंगुलर के नीचे या अपर ट्राइंगुलर के ऊपर 3 नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे हमारे पास। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होगी वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं हार्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स, देखो हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। देखो यदि हमने अभी डिस्कस किया था ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट का कॉम्बिनेशन, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट डिस्कस किया था हमने। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हम कैसे लेते हैं, या तो पहले ट्रांसपोज ले लो और उसका कॉन्जुगेट ले लो, या पहले कॉन्जुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज ले लो। इसको हमने डैगर से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ये डैगर से रिप्रेजेंट किया था। यदि किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं और हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, और यदि हमें सेम मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेते हैं और हमें सेम मैट्रिक्स मिलती है, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उससे हम कहेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने पर हमें सेम वही मैट्रिक्स मिलती है, तो इसे हम कहेंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स। और हार्मिशियन मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी रियल होंगे। इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो रियल होंगे। इसका मतलब ए आई जे स्टार ए जे आई। ठीक है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो सभी रियल होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ हार्मिशियन मैट्रिक्स और ऑलवेज रियल। यदि हम इसको ए आई आई लिखें इक्वल टू ए आई आई स्टार। ठीक है, ये कब पॉसिबल होता है हमारे पास, ये कब पॉसिबल होता है, ये तभी पॉसिबल है जब एलिमेंट हमारे रियल हो। किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसके खुद के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल एलिमेंट मतलब सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अलग एलिमेंट की बात नहीं कर रहे। A12 और A23, A12 और A21 ये तो दोनों अलग अलग एलिमेंट होंगे। इनके लिए A और A स्टार दोनों इक्वल हो सकते हैं यदि आयोटा माइनस आयोटा करेंगे, क्योंकि ट्रांसपोज ले रहे हैं। लेकिन यही A11 की बात करें तो सिंगल एलिमेंट ही है, A22 भी सिंगल एलिमेंट है। और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके इक्वल कब होगा, जब ये रियल नंबर हो। ठीक है, जब ये रियल नंबर हो तब हम कह सकते हैं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसके खुद के इक्वल होगा। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे हार्मिशियन मैट्रिक्स के वो रियल होंगे। ठीक है, तो हार्मिशियन मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सभी रियल होंगे। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ये हमारे पास इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी वो हार्मिशियन मैट्रिक्स होगी। 2 6i 3 + 4i, ठीक है, -6i 4 0 3 -4i 0 -7। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक हार्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, ठीक है, तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी तुम्हें। ट्रांसपोज लेके इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोगे तो सेम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स सेड टू बी हार्मिशियन मैट्रिक्स। और इसके ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये रियल एलिमेंट होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स होंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, रियल नंबर होंगे। और हार्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो भी रियल होती है। हार्मिशियन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज़ होती है, आइगन वैल्यूज़ वो भी सभी रियल आइगन वैल्यू होती है। और एक पॉइंट और नोट करना है यहाँ पे, इसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो सभी आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। आइगन वेक्टर्स होंगे वो आपस में ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर होंगे। यदि कंडीशन है इसमें, कब होंगे ऑर्थोगोनल, जब आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट हो। डिफरेंट आइगन वैल्यूज़ के लिए जो आइगन वेक्टर होंगे फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज़, ऐसे नहीं है भाई डीजनरेट आइगन वैल्यू मिल रही है हमें। मान लो आइगन वैल्यू मिल रही है 1 1 2, तो जो 1 से रिलेटेड जो आइगन वेक्टर होगा और 2 से रिलेटेड जो आइगन वेक्टर होगा, इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लिकेशन है, इनर प्रोडक्ट है, वो 0 होगा। ऑर्थोगोनल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सेम आइगन वैल्यू की हम बात नहीं कर रहे, ऑर्थोगोनल जो अलग अलग आइगन वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पढ़ते हैं। कोई क्वांटम ऑपरेटर है, हार्मिशियन ऑपरेटर है, उसकी जो आइगन वैल्यू, उसके जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं यदि उनके आइगन वैल्यूज़ डिफरेंट है। ठीक है, ये 2 थ्योरम्स आती है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो इसमें एक और पॉइंट है इसमें हार्मिशियन मैट्रिक्स में, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, the minimum number of real element
ऑफ ए मोस्ट जनरल n क्रॉस n हार्मिशन मैट्रिक्स विल बी n। द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट जो हो सकते हैं किसी भी हार्मिशन मैट्रिक्स के वो n हो सकते हैं, मिनिमम n होंगे। मान लो ये जो अपनों ने ऊपर मैट्रिक्स डिस्कस की, इसमें नंबर ऑफ रियल एलिमेंट कितने हो सकते हैं? मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट 3 होने ही चाहिए, क्योंकि डायगोनल 3x3 मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 तो मिनिमम रियल एलिमेंट होने चाहिए। और बाकी कितने भी हो सकते हैं, ये भी रियल हो सकता है, ये भी रियल हो सकता है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम है वो 3 होने चाहिए। द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट ऑफ मोस्ट जनरल n क्रॉस n हार्मिशन मैट्रिक्स विल बी n। ठीक है, ये हार्मिशन मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होगी हमारे पास? देखो, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन वो होगा ए डैगर इक्वल टू माइनस ए। किसी मैट्रिक्स का यदि हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लें तो उसके नेगेटिव के इक्वल आए तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स है टू बी स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। और इसका जो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ठीक है, ए स्टार जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। यदि हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें, ए आई आई की बात करें, डायगोनल एलिमेंट की बात करें हम, तो यह होएगा माइनस ए आई आई। तो जो डायगोनल एलिमेंट है हमारे पास 2ai वो जीरो भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, और डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास जीरो के अलावा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। जैसे हमारे पास मान लो डायगोनल एलिमेंट एक इमेजिनरी नंबर है x प्लस आयोटा वाई, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है ए आई आई। ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसका यदि हम स्टार लें, इसका स्टार लें तो ये क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई। और इन दोनों को हम इक्वेट करें, इन दोनों को यदि हम इक्वेट करें तो क्या आएगा, ये x माइनस आयोटा वाई, सॉरी x प्लस आयोटा वाई। इस फॉर्मूले में पुट करो, इस फॉर्मूले में ये स्टार है, ऊपर स्टार लगाया हुआ है ना यहाँ पे, देखो a स्टार आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक है, हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लो a को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, डायगोनल एलिमेंट को x प्लस आयोटा वाई, इसका स्टार क्या आएगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इसका जो स्टार आएगा x माइनस आयोटा वाई माइनस x प्लस आयोटा वाई, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस आयोटा वाई माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे मतलब एक्स की वैल्यू जीरो, मतलब ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा या तो वो प्योरली इमेजिनरी होगा, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये वो आयोटा वाई आएगा। और आयोटा वाई की केस में ही वो दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कब हो सकती है, जब सिर्फ हमारे पास रियल इमेजिनरी नंबर हो, सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो, सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। तो हम कह सकते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के लिए, एक लाइन लिख देता हूँ मैं ताकि तुम्हें ध्यान में रहे। ठीक है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हार्मिशन इज ईदर जीरो, या तो जीरो होगा, और प्योरली इमेजिनरी, या तो जीरो होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होगा स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के लिए, या तो वो जीरो होगा या प्योरली वो इमेजिनरी होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है इसमें, एक और पॉइंट है, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट ऑफ द मोस्ट जनरल, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, द मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स ऑफ द
most general of the most general n cross n skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix, skew Hermitian matrix will be जीरो होगा। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ जो रियल एलिमेंट, क्योंकि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो रियल नहीं है, या तो जीरो होंगे या इमेजिनरी होंगे, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ हमारे पास रियल एलिमेंट हो सकते हैं यहाँ पे वो जीरो हो सकते हैं। ठीक है, वो जीरो हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ट्रेस के बारे में भी सुना होगा तुमने, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट का जो सम होगा वो हमारे पास ट्रेस होगा मैट्रिक्स का। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ए बी, तो इसका जो ट्रेस होगा वो होगा हमारे पास ट्रेस ऑफ बी। ए बी का जो ट्रेस होगा वो होगा ट्रेस ऑफ बी। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी होगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, ये कुछ एक दो पॉइंट है जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन भी काफ़ी बन जाता है। एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स कैन बी written as, any matrix can be written as linear combination of, as any matrix can be written as sum of symmetric, sum of symmetric and anti-symmetric, anti-symmetric matrix। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, रियल सिमेट्रिक और रियल एंटी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक, और ये जो मैट्रिक्स है ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक भी कह सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। ये सिमेट्रिक क्यों है, ये सिमेट्रिक क्यों है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज लोगे तो सेम आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, तो ये आएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए, इसको तुम लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो सेम मैट्रिक्स आ रही है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लोगे तो सेम आएगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज का तुम ट्रांसपोज लोगे तो माइनस ए ट्रांसपोज आएगा, माइनस ए ट्रांसपोज आएगा। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स वो एंटी सिमेट्रिक है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन में सम में लिख सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। इस पर जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, तुम्हें एक मैट्रिक्स दी है P इक्वल टू ए बी ए माइनस टू बी, ये तुम्हें एक मैट्रिक्स दी है, मल्टीप्लिकेशन दिया दो मैट्रिक्स का, कॉलम दिया एक, तुम्हें एक रो दी है, इनका मल्टीप्लिकेशन, इसको तुम्हें लिखना है, इसके सिमेट्रिक पार्ट को तुम्हें लिखना है, इसको लिखना है तुम्हें सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसका सिमेट्रिक पार्ट लिखना है। क्या होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक पार्ट होगा, तो इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो तुम्हें क्या लिखना है, P प्लस पी ट्रांसपोज बाय 2, ये कैलकुलेट करना है। पहले तो P कैलकुलेट करो, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, P क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए माइनस टू, फिर A का B के साथ होगा AB, फिर B का होगा A माइनस टू के साथ, फिर B का B के साथ B स्क्वायर, ये हमारे पास P मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये P मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, ये कॉलम है, ये रो है, हमने ये है हमारा 2, कितनी रो है, 2 रो है, कॉलम 1 है, 2 क्रॉस 1 है, और ये कितने का हमारे पास 1 क्रॉस 2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं 2 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 2 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा,
ए माइनस टू ए बी, बी ए माइनस टू बी स्क्वायर, इसके साथ ही ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका ये सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये आगे ट्राई कर लेना तुम। p प्लस इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो ये सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, इसका एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी लिख सकते हो, a माइनस पी ट्रांसपोज अपॉन 2 कर सकते हो, ये एंटी सिमेट्रिक पार्ट होगा इसका, एंटी सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन ये है, इफ ए एंड बी एन क्रॉस एन स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी विल बी सिमेट्रिक इन नेचर इफ। देखो ये हमें किया दिया है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा ए बी, इट विल बी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी है वो स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये कह रहा है जो ए बी है ये भी सिमेट्रिक होगा, विल बी सिमेट्रिक इफ, बहुत कंडीशन, ये 4 कंडीशन दिए, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इफ ए एंड बी बोथ ट्राइंगुलर, ए एंड बी बोथ ट्राइंगुलर हो। ठीक है, ए एंड बी बोथ ट्राइंगुलर हो। ठीक है, और ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ए एंड बी बोथ नॉन सिंगुलर हो। इनमें से कौन सा सही होगा, नॉन सिंगुलर हो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, ए बी कम्यूट कर रहे हैं, ए एंड बी कम्यूट कर रहे हैं दोनों। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट है ए एंड बी एंटी कम्यूट है, एंटी कम्यूट है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही होगा, ट्राइंगुलर हो दोनों, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, कम्यूट कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो सही होगा। देखो ये कह रहा है ए और बी सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी है। तो ए बी का ट्रांसपोज वैसे क्या होता है डेफिनेशन से, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। क्या इसको हम बी ए लिख सकते हैं, क्या इसको हम बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। लेकिन ए बी को सिमेट्रिक होने के लिए ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए बी ये कह रहा है सिमेट्रिक होगी, कब सिमेट्रिक होगी। तो यहाँ से क्या कंडीशन मिल रही है, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब ये सिमेट्रिक होगी, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा तब ये सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू बी ए कब होगा, जब ये दोनों कम्यूट करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, जब दोनों कम्यूट करेंगे तभी हम कह सकते हैं ये दोनों, ये जो ए बी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। सपोज बी डैगर ए बी, सपोज बी डैगर ए बी इज हार्मिशियन, हार्मिशियन मैट्रिक्स है, बी डैगर ए बी हार्मिशियन मैट्रिक्स है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा पॉइंट है वो सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, ए पॉइंट है यहाँ पे, ए इज हार्मिशियन होगा। बी पॉइंट है यहाँ पे, बी इज हार्मिशियन होगा। सी पॉइंट है यहाँ पे, ए इज क्यू हार्मिशियन होगा। और डी पॉइंट है यहाँ पे, बी इज क्यू हार्मिशियन होगा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कह रहा है सपोज बी डैगर ए बी इज ए हार्मिशियन। हार्मिशियन का मतलब क्या है, हार्मिशियन मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी है, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका डैगर यदि इसके खुद के इक्वल आए तो वो हार्मिशियन है। तो हमें ये मैट्रिक्स दिए, इस मैट्रिक्स को सी कंसिडर कर लो, सी डैगर इक्वल टू सी है। लेकिन इसका सी डैगर करेंगे, सी डैगर क्या आएगा, बी डैगर ए बी का डैगर, ये है सी डैगर। इसको इन जनरल डैगर फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो क्या आएगा, आगे पीछे वाली टर्म आगे आने लग जाती है, बी डैगर फिर ए डैगर फिर बी डैगर का डैगर। इन जनरल तो ऐसे ही ओपन करेंगे ना हम इसको, तो ये आएगा बी डैगर ए डैगर बी, ये आ रहा है हमारे पास। और
और जो प्रॉपर्टी इन्होंने दी है, क्योंकि बी डैगर ए बी इज ए हार्मिशन, इसका मतलब क्या है, एक ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन क्या आ जाएगी, बी डैगर ए बी का डैगर इक्वल टू, हम इसको बी डैगर ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हार्मिशन गिवन है, क्योंकि ये हार्मिशन गिवन है तो सी डैगर इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है और हमने एक प्रॉपर्टी से ओपन कर लिया। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो क्या पता लग रहा है, ए डैगर इक्वल टू ए। इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है, ए डैगर इक्वल टू ए डैगर इक्वल टू ए, इसका मतलब ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट है वो सही होगा, ए हार्मिशन होगा। ठीक है, ए है वो हार्मिशन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, टाइप नहीं प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। कुछ प्रॉपर्टीज़ है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, यदि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर अब यदि हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर यदि हमें यूनिट मैट्रिक्स मिलती है तो उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। या हम कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इन्वर्स के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। यहाँ से निकाल सकते हो तुम, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके खुद के इन्वर्स के इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और या ये भी कह सकते हैं किसी मैट्रिक्स का यदि जो डिटर्मिनेंट है, किसी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट है वो +-1 है, किसी मैट्रिक्स का यदि डिटर्मिनेंट है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए जो डिटर्मिनेंट होगा वो +-1 होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल ए डैगर मतलब डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ए मोड, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो +-1 होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ये सभी प्रॉपर्टीज है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, ईच रो एंड ईच कॉलम, ईच रो एंड ईच कॉलम, ईच रो एंड ईच कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, of orthogonal matrix is normalized unit vector, is normalized unit vector, एक normalized unit vector होगा। ठीक है, हर एक रो और हर एक कॉलम, each row and each column will be normalized unit vector, एक normalized unit vector होगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो हर रो होगी हर कॉलम होगा एक नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर का मतलब तुम समझते हो। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है। फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे एनी टू रो और एनी टू कॉलम, ये इंपॉर्टेंट है, एनी टू रो और एनी टू कॉलम, एनी टू रो और एनी टू कॉलम फॉर एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ ईच अदर, आर ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑफ ईच अदर। कोई भी दो रो ले लो, कोई भी दो कॉलम ले लो, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। यदि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कोई भी दो रो उठा लो, उनमें से कोई भी दो कॉलम उठा लो, वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल कैसे चेक करेंगे, कोई दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए डैगर, मान लो दो वेक्टर हमारे पास, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए डैगर लेंगे, एक वेक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे, उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि 0 के इक्वल आता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, ये इसमें ए कॉलम एक ए रो है, ये बी रो है। ठीक है, ये दो रो वेक्टर है हमारे पास ए और बी, ए का हमने डैगर लिया और उसको बी से मल्टीप्लाई करने के बाद यदि हमारे पास 0 आता है तो हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। या हम डायरेक्ट कह देंगे ए की मैट्रिक्स, यदि हमें मैट्रिक्स ही ए दी है, 3x3 की मैट्रिक्स ए दी है और इसका ट्रांसपोज लेके इससे मल्टीप्लाई करने पे यदि यूनिट वेक्टर हमें मिलता है तो हम कह देंगे ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये भी कर सकते हो तुम, या कोई दो वेक्टर भी पिक कर सकते हो और दो वेक्टर
का आपस में, इसे इनर प्रोडक्ट कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम करते हैं, इनर प्रोडक्ट कहते हैं इसको हम, ठीक है। यही क्वांटम मैकेनिक्स में सेम करते हैं हम, इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ए डैगर बी इक्वल टू यदि 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए डैगर यदि सेम वेक्टर का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो वो यूनिट नॉर्मलाइज्ड यूनिट वेक्टर होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका यदि नॉर्म लेंगे हम तो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका जो नॉर्म होगा वो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा हमारे पास ए डैगर ए, ठीक है, ए डैगर ए। तो ए स्क्वायर हो, ए होगा हमारे पास, इसका जो नॉर्म होगा ए डैगर ए, वो 1 के इक्वल होगा। यूनिट नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, जो भी सभी वेक्टर और रोज और कॉलम होंगे वो यूनिट नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होंगे। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का एग्जांपल है, जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ए ट्रांसपोज ए कर दो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, खुद के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस रो के आगे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। और इसको फिर इस रो के साथ कर दो, साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आएगी हमारे पास 1 0 0 1। तो हम कह सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। या तुम कोई दो, देखो यदि इसमें हम दो कॉलम वेक्टर लें, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये कॉलम वेक्टर हो गया, एक हो गया माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ये दो कॉलम वेक्टर हमने अलग अलग ले लिए। अब ये दो कॉलम वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसको ए कंसीडर कर लिया, इसको बी कंसीडर कर लिया, तो हमें क्या करना है, ए डैगर बी करना है। ए डैगर बी, इसका डैगर लेंगे तो क्या आएगा, इसका डैगर आएगा कोस थीटा साइन थीटा, इसका ट्रांसपोज लिया और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन थीटा कोस थीटा से। जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और ये 0 के इक्वल आएगा, मतलब ये आपस में ऑर्थोगोनल है दोनों, ठीक है। ये 0 के इक्वल आएगा। दो कॉलम ले लो चाहे दो रो ले लो, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे तुम, ए डैगर बी या बी डैगर ए भी कर सकते हो, या ए बी डैगर भी कर सकते हो, तुम ए बी डैगर भी कर सकते हो, ये 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है, उसके जो वेक्टर्स होंगे इंडिविजुअल वेक्टर वो आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी इसकी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, उसे हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, उसे हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। जो यूनिटरी मैट्रिक्स होगी वो होगी ए डैगर ए इक्वल टू आई, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स में लिखा था ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ऑर्थोगोनल में यूनिटरी मैट्रिक्स होगी ए डैगर ए इक्वल टू आई, ठीक है, या ए डैगर इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है, ए डैगर इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी, ठीक है। और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 के इक्वल होगा, यूनिट मॉडुलस होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स विल बी यूनिट मॉडुलस, ईच रो एंड ईच कॉलम ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर होंगे, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल टू, बाकी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेगी जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है, ठीक है। बाकी इसमें जो डिफरेंस यही है, ए डैगर ए इक्वल टू आई होगा यहाँ पे, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है यहाँ पे, इफ ए एंड बी
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यदि दो ए एंड बी कोई दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे अपने इस पे, एक बार अपने थ्योरी पे डिस्कशन कर, थोड़े बीच बीच में क्वेश्चन कर लेते हैं, थ्योरी पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लेंगे इसमें अपने। इफ़ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो हमें बताना जो ए बी का प्रोडक्ट होगा इज ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल, ऑलवेज बी ऑर्थोगोनल, ये हमेशा ऑर्थोगोनल होगा। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो ए एंड बी ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू आई, ये कंडीशन है हमारे पास। तो ए बी का ट्रांसपोज यदि हम करें, ए बी का ट्रांसपोज करें तो हमारे पास क्या आता है, ए बी का ट्रांसपोज क्या आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, यदि हमें ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है, मतलब ए बी का ट्रांसपोज का इसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, ए बी का ट्रांसपोज का इसके खुद के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन यही चेक करेंगे ना, ए बी को सी मान लो ना, तो सी ट्रांसपोज और सी चेक करना पड़ेगा ना, सी ट्रांसपोज और सी आई आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिख देंगे इसको यहाँ से, ए बी ट्रांसपोज को इंटू ए ट्रांसपोज ए को आई लिख देंगे, बी ट्रांसपोज आई बी, आई से मल्टीप्लाई करने बी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बी ट्रांसपोज बी आ जाएगा, और ये भी आई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि ए और बी दोनों ऑर्थोगोनल है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। बाकी इसमें अपने कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।